जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल में झारखंड करियर एक्सप्रेस। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो प्रैक्टिस सेट के ऊपर था, प्रैक्टिस सेट 5, ये है उसका पार्ट और ये एंशंट हिस्ट्री से बेस्ड है। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये दोनों हिंदी एज वेल एज इंग्लिश भाषा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ही है और दोनों के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेगा और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसको मैंने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे को रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, तो मैं उसके अनुसार पार्ट 2 भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। पर ऐसे तो मैं पार्ट 2 इंक्लूड करूंगा ही और मैं उसको जल्दी ही अपलोड भी करूंगा। तो ये कुछ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपके जेएसएससी और जेपीएससी, इनफैक्ट क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है तो ये आपको एसएससी में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी से मैंने निकाला है, क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा नगर नियोजन को समकालीन मेसोपोटामिया नगरों से अलग करती है? इसका पहला जो ऑप्शन है वो है मानकीकृत बाट तोल में का उपयोग, जल निकासी व्यवस्था, दुर्ग एवं निम्न नगर का विभाजन, ग्रिड पद्धति वाली सड़कों की योजना। इंग्लिश में इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश्ड हड़प्पन अर्बन प्लानिंग फ्रॉम कंटेम्पररी Mesopotamian cities? Use of standardized weight, presence of drainage system, citadel, lower down division, grid pattern, street planning। तो इसका आप पॉज करके अभी इसको आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट प्लानिंग। दरअसल स्ट्रीट्स का जो प्लानिंग था वो प्रॉपर 90 डिग्री में रहता था। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इससे जुड़े हुए कई सारे तथ्य भी हैं, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा प्लान हुआ करता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रक्चरल तरीके से जो सोसाइटी को बनाया गया था वहाँ पर, उसमें ये देखा गया था कि 90% एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी जो ग्रिड प्लानिंग होती थी। और ये जो फीचर है ये मेसोपोटामियन सिटीज से ज़्यादा एडवांस्ड प्लानिंग शो करता है। जो सीटाडेल है और जो लोअर टाउन डिवीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर था, बट मेसोपोटामियन सिटी से ज़्यादा एडवांस प्लानिंग था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इससे 4 ऑप्शन है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। The evidence of rice cultivation in Harappan civilization has been found at हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या रंगपुर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर आप आंसर कीजिएगा। फिलहाल जो इसका आंसर है वो है रंगपुर। देखिए, जो राइस कल्टीवेशन का एविडेंस है वो रंगपुर में पाया गया था। ठीक है, और इसमें वीट प्लस बार्ले का कल्टीवेशन होता था। मतलब वीट और बार्ले, गेहूं और बार्ले जो है दोनों को उपजाया जाता था। ठीक है,
कॉटन, अच्छा कॉटन कल्टीवेशन का भी जो है, मतलब जो कॉटन है रुई वगैरह, उसका भी कल्टीवेशन का एविडेंस हड़प्पन से ही मिला है, ठीक है ना। और ये भी वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉटन यूजर्स थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है। तो मतलब कि यही लोग ही पहले ऐसे लोग थे जो कि कॉटन को यूज करने वाले थे लोग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति राजनीतिक केंद्रीकरण के अभाव का संकेत देती है? पहला है मंदिर, दूसरा है अनाज भंडार, तीसरा है किलेबंदी, चौथा है लिपि। और इसी का ही मैं इंग्लिश वर्जन में मैं पढ़ूंगा। द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए इज टेम्पल्स, ऑप्शन बी इज ग्रेनरीज, ऑप्शन सी इज फोर्टिफिकेशंस एंड ऑप्शन डी इज स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर है टेम्पल्स का जो एब्सेंस था, ठीक है ना, वो यहां पर देखा गया था। मेनली क्या है कि हड़प्पन साइट्स पर क्लियर टेम्पल्स का एविडेंस नहीं मिला है। मंदिरों का जो साक्ष्य है वो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वहां पर जहां पर इसका एक्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वहां मंदिर का कहीं भी अवशेष नहीं मिला है, ठीक है ना। उस अवशेष नहीं मिलने से यही अनुमान लगाया गया कि इससे कोई साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कि टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो नो लार्ज रॉयल पैलेस एविडेंस वॉज ऑल्सो नॉट फाउंड। मतलब मेन क्या था ना कि ये सब ये सजेस्ट कर रहा था कि सेंट्रलाइज थ्योरोक्रेटिक मोनार्की नहीं थी, ठीक है। एक पॉइंट है जो कि मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। तो यही है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो था मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था, तो आपका आंसर रहेगा मंदिर नहीं मिला था। बाकी ग्रेनरीज था, ठीक है, फोर्टिफिकेशन था, और उसका स्क्रिप्ट भी मिला था जिसको डिकोड नहीं किया गया था, बट उसी एक स्क्रिप्ट से ही वो लोग का मतलब बातचीत वगैरह होता था और लिखित वगैरह भी होता था। देखिए वो जो चीज है ना वो उसको मतलब नहीं पढ़ा जा सका है अभी तक, ठीक है। वो जो स्क्रिप्ट है जो कि वहां से मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला है एविडेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर गोदी डॉकयार्ड मिली है, ठीक है। तो डॉकयार्ड असल में क्या होता है ना कि आपका वहां पर मैरीटाइम ट्रेड होता है, तो वो एक टाइप का मतलब ये मान के चलिए ना बंदरगाह तरीके से ही होता है, ठीक है ना। बंदरगाह तरीके से ही मान के चलिए, लेकिन वहां पर क्या है कि जो शिप है, ठीक है ना, डेक्स वगैरह वो सब वहां पर आकर के खड़े रहते थे, ठीक है। तो किस स्थल पर डॉकयार्ड मिला है? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल या बनावली? क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा इंग्लिश में। विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड? कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, बनावली? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल जो है वो असल में गुजरात में है, और यहां पर जो है मैरीटाइम ट्रेड होता था। ये जो ट्रेड लिंक था ना ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी था, ओके। और लोथल का एक खास बात क्या था ना, यहां पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी था।
बीड मेकिंग इंडस्ट्री, तो लोथल में आपका बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी था। आज भी आप देखिएगा कि मतलब मेन क्या है कि जहाँ पर ट्रेड अच्छा रहता है, ठीक है, वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बचने के लिए ही आज के समय तो देखिए इंपोर्ट ड्यूटी तो लगता ही है। बाई चांस मान के चलिए कि सूरत है, सूरत में भी वहाँ पर भी आपको डॉकयार्ड वगैरह मिल जाता है, वहाँ पर भी आता है मेरी टाइम से ही मतलब मेरी टाइम शिपमेंट होती है, तो एक्सचेंज होता है, वहाँ का माल यहाँ पर आ करके मतलब लैंड करता था, मतलब इंपोर्ट होता था, तो वहाँ से फिर कुछ कुछ सामान वगैरह बनता था। जैसे डायमंड है, डायमंड जो है वो इंपोर्ट करता है भारत, और उस पे उसको जो फिनिशिंग देता है यहाँ पर फिनिशिंग दिया जाता है सूरत में। तो सूरत असल में स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है डायमंड, और उसको यहाँ पर प्रॉपर कटिंग वगैरह दिया जाता है। तो उसी टाइप का ये मान के चलिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी बीड वहाँ से आता था कहीं से, ठीक है, और यहाँ पर लैंड करता था और यहाँ पर फिर उसको बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल संरक्षण हेतु जलाशयों की उन्नत व्यवस्था किस स्थल पर मिली है? ये असल में हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जल संरक्षण हेतु जलाशयों की उन्नत व्यवस्था किस स्थल पर मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा। विच हड़प्पन साइट प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन थ्रू रिजर्वायर्स? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा में रिजर्वायर्स मिले हैं। अब धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा असल में कच्छ क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना, कच्छ क्षेत्र, क्योंकि गुजरात में है। देख, गुजरात का जो एरिया है ना, वो असल में थोड़ा सूखा सूखा सा ही है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। जलाशय मतलब कि पानी को स्टोर करने के लिए, रिजर्वायर्स बने हैं। और ये जो है असल में आपका एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी दर्शाया है। आज के समय में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई रेन वाटर हार्वेस्ट ये सब करना है, ठीक है, बट उस समय पानी का कमी भले ही अगर हो रहा है, क्योंकि मेनली तो वहाँ पर सबमर्सिबल पंप वगैरह कुछ नहीं था, तो जो है वो है आपका बारिश के पानी पे ही निर्भर है और नदी के पानी से। तो पानी को भी स्टोर करना है एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उस लिए कच्छ क्षेत्र में है ये धोलावीरा, जहाँ पर रिजर्वायर बनाया गया था और वहाँ पर इसके अवशेष वगैरह पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। असल में देखिए ये क्या था ना कि 3 पार्ट सिटी प्लानिंग था, ठीक है, और ये मान के चलिए ना कि बिल्कुल बड़े बड़े, अगर आप देखिएगा तो काफ़ी बड़े बड़े मतलब स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर्स थे। स्टेडियम क्या होता है, ऐसे होता है ना, तो मतलब वैसा ही जलाशय वगैरह पाए गए हैं जहाँ पर पानी वगैरह स्टोर होता था। तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा में रिजर्वायर्स पाए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और ये अब हम आ गए हैं वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये आप लोग भी जान रहे हैं कि सर्वाधिक वर्णित नदी मीन्स फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, विच रिवर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए।
इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी। और उसके बाद फिर कौन सी नदी है? सरस्वती। पहले सिंधु का सबसे ज्यादा मेंशन है। क्वेश्चन अगर आ जाए क्योंकि मतलब सिंधु के अलावा और कौन सा नदी है जिसका सबसे ज्यादा व्याख्या हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें सरस्वती नदी आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कमेंट सेक्शन मेरे को आंसर दीजिए, ऋग्वेदा में क्या गंगा का मेंशन हुआ है? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ इसका आंसर, लेकिन आप हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनसभा के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं कौन सी थी? Which institution functioned as a tribal assembly in the Rigvedic period? सभा, समिति, विधाता, ठीक है, ये विधत है, ये इसको विधाता समझिए, ठीक है, ये समझिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सभा जो है ना, सभा ये समझ लीजिए, सभा जो है उसमें एलीट नोबल्स आते थे, ठीक है ना, मतलब जो कि बहुत बड़े मतलब जानकार वगैरह है। समिति जो था ये जनरल असेंबली था, ठीक है। और विधाता, विधाता इसमें क्या होता था? इसमें रिलीजियस प्लस मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक टाइप के लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिनका रोल इन्हीं सब से ही रिलेटेड था, रिलीजन, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। एक तरह से मान के चलिए ना कि अर्ली ट्राइबल असेंबली में सभी प्रकार के लोग रहते थे और उसको कहा जाता था विधाता। जबकि खाली कॉमन पीपल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक होता था समिति, लेकिन ऑक्यूपेशनल वाले लोग भी यहाँ पर आप आ जाइए, ऑक्यूपेशनल लोग आ गए, फिर मिलिट्री, फिर रिलीजियस लोग, तो ये विधाता में था। और जबकि सभा जो है ये एलीट काउंसिल था, ठीक है ना। एलीट काउंसिल कंप्राइज्ड ऑफ नोबल्स, मतलब कि इसमें नोबल्स थे काफ़ी सारे, क्लरिक वाले जो होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानकार होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो लोग थे इसमें जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभा, समिति, विधाता, ठीक है, यही सब है जो कि ट्राइबल असेंबली के फॉर्म में फंक्शन करते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क का अर्थ क्या था? द टर्म निष्का इन द लेटर वैदिक पीरियड रेफर टू, बताइए। ये जो निक्स था ना, इसका आंसर है सिक्का, ठीक है, कॉइन। तो ये असल में ओरिजिनली क्या था ना कि गोल्ड ऑर्नामेंट से बनाया गया था, और इसको बाद में क्या किया ना, लेन देन में इसको यूज करने लग गया, सो इट बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, ये था कि ऋग्वेद के समय में कॉइनेज सिस्टम, ठीक है, भले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्का जो था वो तो ऋग्वेद के समय का ही, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन से सारे, तो उस समय कॉइनेज जो था
सॉरी, कॉइन वाला जो सिस्टम था वो असल में पूरा डेवलप नहीं था. कॉइनेट सिस्टम ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम was not fully developed. ठीक है. बट लेटर वैदिक पीरियड में उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका एक प्रचलन जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हुआ. फिर एक्सचेंज में इसको यूज़ कर रहे हैं. बार्टर सिस्टम उसके बाद हल्का 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 मतलब थम रहा था. ठीक है. तो वैल्यू जो है गोल्ड का उसके हिसाब से पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो मिल नहीं रही थी. तो उसके बाद उसको इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ाया गया गोल्ड कॉइन का एक्सचेंज प्रोसेस में. तो वैसे ही इस पे काम किया गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. लोहे का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? विच वैदिक टेक्स्ट फर्स्ट रेफर्स टू आयरन? तो इसका आंसर है अथर्ववेद. अथर्ववेद में लोहे का मतलब जिक्र हुआ है. ठीक है ना. फर्स्ट टाइम जो जिक्र हुआ है. ठीक है. और इसको जो है श्यामा आयास के नाम से ही देखा गया है, जाना गया है. ठीक है ना. और ये अथर्ववेद में ही फर्स्ट मेंशन मिलता है. और फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है ना, इसको एज अ टूल्स के रूप में इसको यूज करना शुरू किया गया इन एग्रीकल्चर. ठीक है. एग्रीकल्चर में इसको आयरन टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया. और फिर बाद में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गया. ठीक है ना. जो इसके यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट स्वरूप किस काल में विकसित हुआ? द कंसेप्ट ऑफ आश्रम सिस्टम बिकम्स क्लियरर इन विच पीरियड? ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल, मौर्य काल. ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड. तो आश्रम जो है असल में ये चार आश्रम होते थे. ठीक है. उसके बाद मैं फिर बात करूंगा इसका आंसर क्या है. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. ठीक है. तो ये चार प्रकार के आश्रम हुआ करते थे. अब इसका जो मेंशन हुआ है, ठीक है ना, जो कंसेप्ट है वो असल में उत्तर वैदिक काल मतलब लेटर वैदिक पीरियड में ही ये आश्रम का जिक्र हुआ है. ठीक है ना. तो जिक्र नहीं हुआ है मतलब उसका स्वरूप दिखाता है इसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये सब लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुआ. अब हम आते हैं द राइज ऑफ चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से कृषि की ओर परिवर्तन किससे स्पष्ट होता है? गौ संपत्ति का महत्व घट जाना, जनपदों का उदय, यज्ञों की वृद्धि, श्रेणियों का विकास.
लेटर वैदिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये है क्वेश्चन। द शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर इन लेटर वैदिक सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन डिक्लाइन ऑफ कैटल वेल्थ इंपॉर्टेंस, emergence of janpads, increase in yajnas, growth of trade guilds। तो इसका आंसर है राइज एमर्जेंस ऑफ जनपद। ठीक है, होता यूं है कि जो ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी अब वो अपनी अपनी टेरिटरी बनाने में लग गई थी। ठीक है, तो उसके बाद वो अपना अपना टेरिटरी बनाने लग गई एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग टेरिटोरियल स्टेट्स। उस समय क्या हुआ, एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लग गई। ठीक है, और जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी हो गई, मतलब वंश दर वंश जो है वो किंगशिप चलनी शुरू हो गई कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस समय में जब जनपद का उदय होना शुरू हुआ था। और जो ट्राइबल बेस्ड जो सोसाइटी थी वो सब अब टेरिटोरियल तरफ शिफ्ट करने लग गई। और जो जना था, ये जो जना था मतलब कि आदमी लोग, ये सब अब अपना जनपद में आ गए थे, एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कृषि विस्तार में प्रमुख धातु कौन सी थी? पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है कांसा, चौथा है चांदी। विच मेटल प्लेड अ मेजर रोल इन लेटर वैदिक एग्रीकल्चर एक्सपेंशन? कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर। आप लोग सब जानते हैं कि आयरन प्लो जब आया था मतलब वो आयरन से ही समझ में आ रहा है, आयरन ही इसका आंसर है। बिना लोहे के काम नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो ये था कि कुल्हाड़ी यूज होने लगे, वो भी लोहे की थी, और इसके चलते जो सेटलमेंट था वो सब ईस्टर्न इंडिया तरफ में शिफ्ट होना शुरू हो गया। सब के सब नदी किनारे बसने शुरू हो गए। और फिर गंगा जो था, गंगा वैली, वो पॉलिटिकल सेंटर रहने लग गया। ठीक है ना, मतलब जो भी आपके इम्पोर्टेंट जनपद वगैरह थे सब आपके गंगा नदी से ही स्थित थे। और यही जो आयरन अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये आयरन असल में आता था उस समय बिहार वगैरह से। ठीक है, तो उस समय मगध एम्पायर जो है वो राइज होना शुरू हो गया था। तो आंसर इस क्वेश्चन का यही है, आयरन। ठीक है, ये आयरन से ही एग्रीकल्चर एक्सपेंशन शुरू हो गया था। कुल्हाड़ी से फॉरेस्ट काटे जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल से ही संबंधित है। वज्जी सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ गणसंघा मीन्स रिपब्लिक? तो उसमें 16 जनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें है आंसर इसका वज्जी। सॉरी, ये वृज्जी लिखा है, वज्जी है, वज्जी, सॉरी। देखिए, वज्जी जो था वो वहाँ गण संघ वाला जो था वहाँ पर पॉलिटी चल रहा था। ठीक है, कैपिटल जो था वो वैशाली, और इसके अंडर में था लिच्छावीज क्लैन। तो इसका आंसर है वज्जी।
अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी जो थी वो असल में, आप क्वेश्चन का पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, राजगृह, उज्जैनी, कौशाम्बी या चंपा। तो इसके दो थी, यहाँ पर तो क्वेश्चन है इसका उज्जैनी, ठीक है ना। उज्जैन जो था वो उसका कैपिटल था अवंती का, द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज उज्जैन। एंड अपार्ट फ्रॉम उज्जैन एक और भी था कैपिटल, वो था माहिष्मती, माहिष्मती था। और ये जो था वेस्टर्न इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी किस शासक ने स्थानांतरित की? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या महापद्म नंद? Which ruler shifted the capital from Rajgiri to Patliputra? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या महापद्मनंद? तो इसका आंसर है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र तरफ अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। और जहां पर पाटलिपुत्र है वहां गंगा, सोन और गंडक नदी का संगम है, ठीक है, गंगा, सोन, गंडक नदी तरफ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन एवं बुद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आप लोग सब जान रहे हैं, जो केवल्य ज्ञान है, ठीक है ना, केवल्य, महावीर अटेंड केवल्य ज्ञान मतलब कि ज्ञान एट जृंभिका ग्राम, यहां पर इनको केवल्य प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर जो है इसका जृंभिका ग्राम, ठीक है। दरअसल इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में और डेथ जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। और ये जो महावीर थे ये थे 24th तीर्थंकर ऑफ जैन। तो इसका आंसर है जृंभिका ग्राम, जृंभिका ग्राम, यहां पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो ये राजगृह में इनको मतलब यहाँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में। तो इसको लोकेशन याद कर लीजिए, ठीक है। इनके जो उस समय चेयरमैन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन, वो थे महाकसापा, महाकसापा ये थे चेयरमैन। और किस किंग के पेट्रोनेज में हुआ था ये? अजात शत्रु, अजात शत्रु थे उस समय, राजा थे। और इनका काम था, जो पर्पस मेन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, कि बुद्ध के जो टीचिंग्स है उसको कंपाइल करवाना था, संग्रह मतलब पूरा एकत्रित करना था, कंपाइल करना था, ठीक है, उनके जो टीचिंग्स थे। तो इसका आंसर है राजगृह, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हा किसके संवाद पर आधारित है? मिलिंद पन्हा, तो मिलिंद पन्हा जो है वो असल में इट्स अ डायलॉग बिटवीन मीनांडर एंड नागसेना, मीनांडर और नागसेना के बीच का संवाद था मिलिंद पन्हा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। इट्स इज इंडो ग्रीक प्लस बुद्धिस्ट इंटरैक्शन।
ठीक है। जो मिलिंद थे वो ग्रीक के थे, और जो नागसेना थे वो थे इंडिया के। तो इसलिए इसको इंडो ग्रीक बोला गया, प्लस बुद्धिस्ट इंटरैक्शन, इसमें आदान प्रदान हुआ था। बौद्ध धर्म में अनात्मा का अर्थ क्या है? अहिंसा, आत्मा का अभाव, अनित्य या दुख। द कंसेप्ट ऑफ अनाथा इन बुद्धिज्म रेफर्स टू नॉन वायलेंस, नॉन सेल्फ, इम्परमानेंस, सफरिंग। तो जो अनाथा है इसका मतलब है ये असल में नो सोल को डिनोट करता है। मतलब आत्मा का अभाव, आत्मा का अभाव। तो ये है इसका आंसर। अनाथा मीन्स आत्मा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या दर्शाता है? द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद implies अहिंसा, अपरिग्रह, अनेक दृष्टिकोण, तपस्या, नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, एसेटिज्म। इसका आंसर आप पॉज करके दीजिएगा हमको, ठीक है। और मेरे पिछले जो सारे वीडियोस है उसको आप लोग मस्ट देखिएगा, उसमें कामिनी मैम भी है, उन्होंने भी अपना कुछ कुछ वीडियो में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आंसर इसका बताइए, जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या दर्शाता है? जो जैन धर्म का अनेकांतवाद है वो आपका अनेक दृष्टिकोण दिखाता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। ये जैन धर्म का अपना फिलॉसफी है। दरअसल दोस्तों होता यूँ है ना कि मतलब उनका कहना था, ठीक है, जैन धर्म में जो फॉलोअर्स है, और जैन धर्म में ये चीज़ भी है कि मतलब उसको एक व्यू पॉइंट पे नहीं देखा जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल तरीकों से उसको देखा जाता है, ठीक है। जैसे आत्मा है, ठीक है, आत्मिक ज्ञान जो है उसको उसका एक अगर अपना दृष्टि दे रहा है, ठीक है ना, एक अपना उसको कंसेप्ट बता रहा है, तो आत्मिक ज्ञान के कई सारे और भी पॉइंट्स हैं जो कि जैन धर्म में उसको एक्सप्लेन कराता है। तो यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अनेकांतवाद का पार्ट बन जाता है, कि अनेक दृष्टिकोण, आत्मिक ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे उसके दृष्टिकोण निकलते हैं, उससे बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है अनेकांतवाद का मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख कारण क्या थे? हाथियों की सेना, लौह संसाधन, उपजाऊ भूमि, उपरोक्त सभी। तो मेनली क्या है ना कि मगध एम्पायर जो है वो असल में बिहार से ही उसका उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। यहीं से राइज वो किया था मगध एम्पायर, और यहाँ पर क्या था, जंगल्स काफ़ी सारे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हाथी आराम से मिल गए इनको, ठीक है। फिर आयरन माइंस भी थे यहाँ पर, तो लौह संसाधन, और क्योंकि गंगा पास ही में ही था और आपके पास ऑलरेडी लोहे के काफ़ी सारे औजार थे, तो पानी मिल रहा है इधर पे, इक्विपमेंट्स भी बन रहे हैं लोहे के, तो उससे पेड़ों को काटा जा रहा है,
और उसी से ही हल बना करके फिर जोता जा रहा है, फिर वहाँ से क्रॉप्स आ रहे हैं। तो उपरोक्त सभी मतलब उपजाऊ ज़मीन पे आपको कल्टीवेशन भी मिलना शुरू हो गया, और उस पे आपको धान वगैरह सब जो भी आपने रोपे थे सब कुछ मिल गए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? द नंदा डायनेस्टी इज नोन फॉर, देखिए नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मानंदा। ठीक है, महापद्मानंदा थे इनके। और नंदवंश जो है यहीं से ही आपका एम्पायर बिल्डिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ था। द नंदा डायनेस्टी इज नोन फॉर फर्स्ट एम्पायर बिल्डिंग अटेम्प्ट। ठीक है, काफ़ी बड़ा साम्राज्य यहाँ से स्थापना होना शुरू हो गया था, तो इसलिए नंदवंश को इसलिए जाना जाता है। तो महापद्मानंदा थे इसके संस्थापक थे, ठीक है ना, जिन्होंने इसको बनाया था नंदा डायनेस्टी को। अर्थशास्त्र, सॉरी इसका क्वेश्चन है ये मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है। मौर्य प्रशासन के प्रांतीय शासन का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? विच मौर्यन सोर्स मेंशंस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? तो आप लोग सब जान ही रहे हैं, मौर्यन के समाज में उस समय जो ये था पहला जो जहाँ पर कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया गया था वो था अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र में जो था उसमें था आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, एस्पियोनाज और प्रोविंशियल गवर्नेंस। ठीक है, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो ये, और अगर पूछता है एस्पियोनाज के बारे में तो भी आप बोलना था अर्थशास्त्र। इकोनॉमी से रिलेटेड था अर्थशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा था? कौटिल्य, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू व्हाट? इसका आंसर है 7 क्लासेस। पहला था फिलोसफर्स, दूसरा है फार्मर्स, तीसरा है हर्डर्स, चौथा है आर्टिसंस, पांचवा है सोल्जर्स, छठा है इंस्पेक्टर्स, सातवां है काउंसलर्स। ठीक है, तो 7 क्लासेस में डिवाइड करके रखा था मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोक का धम्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो अशोक का जो धम्म था, अशोक धम्म एम्फसाइज्ड यज्ञ, रिचुअल सैक्रिफाइस, नैतिक शासन, मॉरल गवर्नेंस, सैन्य विस्तार, मिलिट्री एक्सपेंशन, ब्राह्मण श्रेष्ठता, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। क्वेश्चन को पॉज करके आप, सबसे पहले मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़िए, एनालाइज कीजिए अपने पढ़ाई जो आपने पढ़ा है, और उसके बाद फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो अशोक का जो धम्म है वो नैतिक शासन, मॉरल गवर्नेंस पर आधारित है। ठीक है, बेसिकली अशोक जो थे वो फॉलोअर थे इसके बौद्ध धर्म के, और बौद्ध धर्म में क्या था
नॉन वायलेंस, बड़ों को आदर देना, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस एंड मॉरल बिहेवियर। ठीक है, ये 4 स्तंभ थे नैतिक शासन के। नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, मॉरल बिहेवियर। तो मॉरल गवर्नेंस पे ही अशोक का जो धम्म था वो पूरी आधारित था। कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? विच अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशंस कलिंगा वॉर? तो ये इसका जो है रॉक एडिक्ट 13, यहां पर कलिंगा वॉर के बारे में जिक्र किया गया है, अशोका के द्वारा इसको इंस्क्रिप्ट किया गया है। ठीक है, इसमें कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया है। फिर अशोक जो है उसके बाद उनका जो ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद फिर वो धम्मा को स्प्रेड करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर के बारे में जिक्र किया गया है। कलिंगा वॉर, ये पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन का मुख्यालय कहाँ था? तो मौर्य का जो इनका जो कैपिटल था, ठीक है ना, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लोकेटेड एट, सब लोग आप लोग जानते हैं, हाँ, बिहार और झारखंड के ही हैं। मतलब आज जो मॉडर्न डे पटना है, उस समय वहाँ पाटलिपुत्र हुआ करता था, पाटलिपुत्र। तो आंसर है इसका पाटलिपुत्र। थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पार्ट 2 के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और इम्प्रूव्ड क्वेश्चंस लाऊं, और बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके एंशियंट हिस्ट्री के, उसको भी मैं उसमें कवर अप करके जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराऊं। ठीक है, एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में आपको और क्या इसमें मेरे वीडियो क्वालिटी में किस टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो आपको लगे कि इस चीज़ को अगर आप एलिमिनेट करें या इस चीज़ को ऐड करें, तो मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वेलकम करूंगा और मैं उसी हिसाब से अपने वीडियो को डिज़ाइन भी करूंगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उसमें आज का जो क्वेश्चन है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।